जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में हमारे प्रभु श्री राम उत्तीर्ण घोषित होते हैं, सर्वोत्तम घोषित होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका जो हल है वो निकाल लिया। उन्होंने पहले जो है धनुष का बैलेंस चेक किया कि किस तरफ वो एक तरफ भाग रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमारी जो वेग है उसकी धारा को चेक किया, कहाँ की तरफ ज्यादा वायु का जो दिशा है वो किस तरफ चीजों को लेके जाएगा, उन्होंने उसको निर्धारित किया। एक एरो को एरो बना दिया। हाँ, वो यूं गया जाके पॉइंट पे, और जिस तरफ उन्होंने धनुष को उधर मोड़ा, हाँ। सभी क्या हुआ तो चलिए, ये तो देखने में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मिथिला में हमने राजा जनक को अपनी परीक्षा को पहले ही भांपते हुए खुद को विजय घोषित करते हुए देखा, आनंद ही आ गया कि कैसे विदुषी उनकी शारीरिक परीक्षा और मानसिक परीक्षा ले रही थी। उन्होंने कहा देखिए ये सब छोड़ दीजिए, आप इस परीक्षा को ले क्यों रही है पहले ये बता दीजिए। मैं एग्जाम देने के लिए सज्ज हूं, मैं अब पास भी हो जाऊंगा मुझे पता है, लेकिन आप ये एग्जाम ले क्यों रही हैं? तो उन्होंने बताया कि दरअसल एक राजा की इच्छा होती है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की, लेकिन आप अपने वंश को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, ये मैं जानने के लिए यहाँ आया। क्योंकि जो आपका सिंहासन होगा, आपके जाने के पश्चात उसको कौन संभालेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा? जनक जी ने बताया ना कुछ था ना कुछ रहेगा। आज मैं यहाँ हूं तो संभाल रहा हूं, जब नहीं रहूंगा तो कोई और संभालेगा। जो एक सत्य है, ये शरीर एक नश्वर है, मिल जाना है मिट्टी में। हाँ मिट्टी अपनी जैसी लगती है। फिलहाल देखते हैं कि आगे किस किस प्रकार के प्रकरण गुजरने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं एपिसोड 5 में, पार्ट 1 के लिए। बहुत यूज किए हैं भाई। उसकी आंखों पिताजी, माताएं नहीं आई क्या? यहाँ आकर तुम चारों से मिलके लौटना बहुत कठिन होता है। पर यदि वो तीनों यहाँ होती तो परीक्षा में तुम सबका प्रदर्शन देखकर बहुत प्रसन्न होती। विशेषकर राम का प्रदर्शन, तुम्हें देखकर आश्वस्त हो जाता हूं मैं कि जब तक तुम मेरे पास हो तो सब अच्छा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? मैं तो सदैव ही आपके साथ हूं। श्रवण, कहाँ है हमारा पुत्र? एक दिन आपको भी पता चलेगा पुत्र वियोग क्या होता है। क्या बात है पिताजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। तुम्हारी माताएं भले ना आई हो, पर तुम सबके लिए बहुत सारे व्यंजन और उपहार भिजवाया उन्होंने। तो अब हम अंदर जाए पिताजी? अवश्य अवश्य अवश्य, आओ बेटा, चलो। हाँ बेटा, आओ, अंदर आओ, आओ, चलो। पिताजी, ये आपके पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। पिताजी, अरे तो जाओ, आओ। आप आइए। आज मैं तुम्हें पाक कला के बारे में कुछ प्रारंभिक
परंतु महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाहती हूँ। आओ। मुझे कहीं से लड्डू की सुगंध आ रही है। लड्डू? माँ, लड्डू दीजिए ना। पहले जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करो, पश्चात लड्डू अवश्य मिलेंगे। इसमें जायफल की मात्रा अधिक करो। अरे क्या खा रही हो? जो भी खाओ उसे ठीक से चबाया करो और मिला। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि भोजन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? 3 प्रकार। और वो क्या है? अच्छा भोजन, बहुत अच्छा भोजन और ठीक ठीक भोजन। सीता? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। अति उत्तम। भोजन में ना वर्गीकरण बड़ी माँ, भोजन को तो छोड़ देते। भोजन का ये 3 प्रकार का वर्गीकरण हमारे शरीर व मन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। भोजन का शरीर पर प्रभाव तो सुना है माँ, पर मन पे? भोजन का मन पे प्रभाव? सात्विक भोजन सादा और शुद्ध होता है, शरीर व मन में ऊर्जा बढ़ाता है, मन को शांत रखता है। सात्विक भोजन अर्थात स्वस्थ जीवन। सात्विक की तुलना में राजसी भोजन में अधिक मात्रा में घी, मसाले और मक्खन से युक्त होता है। ये भोजन उनके लिए उपयुक्त है जिनके जीवन में संतुलित आक्रामकता आवश्यक होती है। और तामसिक भोजन, ये भोजन शुद्ध नहीं होता। इस भोजन में इतनी अधिक मात्रा में मसाले और घी होते हैं कि इसका निरंतर सेवन करने से मनुष्य का अस्वस्थ होना निश्चित है। ये मन को भी अशांत रखता है। और जिन्हें पाक कला में रुचि है, उन्हें भोजन के इस वर्गीकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। माँ, आपकी बात सुनकर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भोजन पकाना शास्त्र है या कला। यदि 2 लोग एक ही विधि से कोई व्यंजन बनाए तो क्या उसका स्वाद एक जैसे होगा? नहीं, और आपके जैसा भोजन तो कोई पका ही नहीं सकता। इसलिए मेरे अनुसार भोजन पकाना एक कला है, किंतु किसी भी कला में निपुण होने के लिए उसके शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है। सीता, जिस प्रकार किसी भी कलाकार की कला में उसका व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार पाक कला में भी अपना व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होना चाहिए। किसी भी कलाकार के लिए अनुभव आवश्यक होता है, उसी प्रकार पाक कला में भी अनुभव आवश्यक होता है, और जो केवल अभ्यास से आता है। भोजन को जितना प्रेम से पकाया जाए तो उतना ही अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट भी होता है। हम जानते हैं माँ, आप हमारे लिए भोजन कितना प्रेम से बनाती हैं, और अगर हममें से कोई ठीक से भोजन ना करे तो आपको बहुत दुख होता होगा ना। हाँ, ऐसे होता है। अगर परिवार का कोई सदस्य हमारी कला की प्रशंसा न करे, ठीक से भोजन न करे, तो मुझे दुख होता है। परंतु मैं निरंतर प्रयास करती हूँ अपनी कला को और अच्छा करूँ, नए नए व्यंजन बनाऊं। मेरा यही लक्ष्य होता है कि अपने भोजन से मैं अपने परिवार को एक स्वस्थ भविष्य दूं, क्योंकि जो परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो सदैव साथ रहता है। भोजन में इतनी शक्ति होती है। सीता, सीता, तुम्हारा ध्यान किधर है? सीता, क्या सोच रही हो? शाक की संतान। शाक की संतान? हाँ माँ, ये बीज शाक की संतान ही तो है।
हाँ सीता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बीज शाक और फल की संतान ही तो है। इन बीजों को बो देंगे तो उनमें से नए पौधे उगेंगे। तो मैं इन्हें बोकर आऊं? तुम्हें तो मिट्टी में खेलने का अवसर ही चाहिए। अरे सीता सुनो, सीता। भाई हटने ही नहीं दे रहा यार, ये सीरियसली एक मिनट भी। आपको क्या-क्या नई सामग्री दे देते हैं, कुछ भी सीख लो। अच्छा, बालपन याद किया। ठुमक चले राम लल्ला, पग पैंजनिया बाजे रे, पग पैंजनिया बाजे रे। सुंदर बाल रूप अति सोहे, सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। सुंदर बाल रूप अति सोहे, सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। शेष सहस मुख बरन सके ना, चंदा सूरज लाजे। पग पैंजनिया बाजे रे, पग पैंजनिया बाजे रे। ठुमक 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 चले राम लल्ला, पग पैंजनिया बाजे रे, पग पैंजनिया बाजे रे। रुन झुन नूपुर बोले, कट कर धनिया डोले। उठत गिरत पुनी उठ उठ जाए, मधुर सुधारस घोले। आप ही खावे पितु को खिलावे, दशरथ मन राजे। पग पैंजनिया बाजे रे, पग पैंजनिया बाजे रे। कभी किसी ने हमसे भी पूछा था कि खाना बनाना आता है, तो हमने कहा हाँ आता है। शादी में हाँ ऐसा भी इंट्रो होता है क्या? हाँ, कि आपको खाना बनाना आता है? हमने कहा हाँ, मुझे मान आता है। लीजिए मेरा बनाने में मन नहीं है, हाँ, तो आप बना के देते हो? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है कि ये हुआ कि मैंने पूछा कि आपको खाना बनाना आता है? उन्होंने कहा मुझे तो आता है। क्या आपको आता है? हमने कहा मुझे भी आता है। ये क्या क्या बना लेते हैं आप? हमने कहा वो सब कुछ जो आप सोच सकते हैं। जहां तक कि आपकी सोच जा सकती है। आप बात बोलो, मैं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। ये बात अरे कुछ ना कुछ तो बनेगा ना भाई। सीधी सी बात। बना तो लेंगे, टेस्टी बनेगा कि नहीं हो नहीं पता। फिलहाल बात करते हैं तो एक चीज तो बहुत अच्छी कही माता सुनैना ने कि दो लोग एक ही विधि से एक ही किचन में खाना पका रहे हैं, तो क्या दोनों ही व्यंजनों का स्वाद एक जैसा होगा? कदापि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बात इतनी सटीक और सच्ची है कि यूं मान लीजिए कि नमक मसाले ही सब कुछ नहीं होते। अगर आपको कहा जाए कि ये आधा पैकेट मसाला ही डालना है और आधा चम्मच नमक ही डालना है और ये आलू है, उसमें ही सब कुछ करना है, तो भी दो सब्जियों का स्वाद एक जैसा नहीं होता है। उसका कारण यह है कि केवल अगर सब्जी जो है केवल अगर अग्नि से ही पकनी होती तो एक जैसी बन जाती, लेकिन मन के विचार भी तो पकने चाहिए। जैसे विचार रखेंगे वैसा स्वाद आएगा, वैसा उसका रंग रूप बन जाएगा। और ये चरित्रार्थ भी है
कि अगर आप मन से जैसे होता है ना, पिताजी खाना बनाते हैं कभी तो बड़े मन से बनाते हैं और बड़ा अच्छा बनता है। अरे जैसे हम लोग से कभी कहा जाता है कि ये बना दो और बनाने में मन नहीं है, हाँ, बना रहे हैं तो अच्छा थोड़ी बनेगा। लेकिन वही अगर आपका कुछ मन है, आपने YouTube पे कोई वीडियो कि आज हमको खुद ही बनाना है, मान लीजिए हैदराबादी दम वेज बिरयानी देख ली हमने गलती से और उसको बनाने का मन कर गया, तो खुद बाजार जाएंगे, एक एक चीज बटोर के ले आएंगे और चालू हो जाएंगे बस सवाल। तो भाई बस सुबह से अभी खाली पेट है कुछ खाया भी नहीं है। चलिए फिलहाल अच्छा ये भी लगता है जो ऐसे घर बनते हैं ना, जैसे सेंटर में आपका आंगन होता है जिसमें उनकी कुकिंग चल रही है, धुआं बाहर निकल जा रहा है, चारों ओर से बैठने का स्थान है, ये जैसे अब क्या ही बोले, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। साउथ में अभी भी देखा जाता है, साउथ में है, साउथ कल्चर अभी यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली हो जाने के कारण अपने पास है क्या कि माता पिता नौकरी के कारण किसी दूसरे शहर में है, बच्चों को पढ़ाई के कारण अपने पास रखा हुआ है, बच्चे पढ़ लिख जाने के बाद तीसरे शहर चले, एक और कारण है सेफ्टी पर्पस, बता दे रहा हूँ, बच्चे पढ़ लिख जाने के बाद तीसरे शहर चले जा रहे हैं, अपनी वाइफ को साथ लिए जा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आपकी अगली जनरेशन यहीं रहेगी, कहाँ चली जाएगी। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी पीढ़ियां एक ही जगह पे अपना वास करते हैं। हाँ सही बात। चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।